morning everyone. So today I am going to talk about Hari Singh. Hari Singh is the last ruler of Dogra dynasty. He is the nephew of the Pratap Singh. प्रताप सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उसने अपने भतीजे को बनाया। एंड भतीजा किसका बेटा था? अमीर सिंह का। ठीक है, अमीर सिंह जो था वो किसका भाई था? इसका ही क्या कहते हैं, प्रताप सिंह का भाई था। एंड उसका ही बेटा, अमीर सिंह का जो बेटा था, उसने वहाँ पे अगला राजा किसको कोशिश की? हरी सिंह को। क्योंकि हरी सिंह जो था ना, प्रताप सिंह के अंडर बहुत एक्टिव रोल करता था एंड उसको फॉलो अप करता था। उसके कमांडर आर्मी में बहुत काम करता था एंड उसको बहुत सपोर्ट करता था। इसीलिए प्रताप सिंह ने किसको बनाया? हरी सिंह को। अमर सिंह का बेटा था। अब 1925 से लेकर 1947 तक ही क्या यहाँ पे डोगरा डायनेस्टी चलेगी। इसके बाद जो है वो पूरी तरीके से जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, जो है ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहाँ 47 के बाद तो हम आज़ाद हो जाते हैं। उस तरह से जो स्पेशल स्टेटस के अंडर जो है जम्मू कश्मीर अपनी स्टेट रन करेगी। बिफोर वी मूविंग ऑन द डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी का लास्ट रूलर माना जाता है हरी सिंह को। इसकी जो बर्थ डेट है वो 23 सितंबर 1895 में इसका जन्म होता है। कहते हैं कि प्रताप सिंह की स्टेट काउंसिल्स में ये भाग लेता था एंड इनकी स्टेट फोर्स में कमांडर इन चीफ बना दिया गया था 1915 में। 1922 में ये सीनियर मेंबर बना दिया गया था क्योंकि ये बहुत एक्टिव था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था प्रताप सिंह की जो राजपाट में। कहते हैं 1921 से लेकर 22 तक यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज आई थी, एक्यूट शॉर्टेज आई थी। तो यहाँ पे फूड ग्रेन की समस्या को समाप्त करने के लिए इन्होंने बहुत हेल्प की थी, है ना। तो हरी सिंह का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। तो 25 से लेकर ये मतलब कि यहाँ के राजा घोषित हो जाते हैं और 47 तक लेके जाते हैं अपनी धरोहर। फिर इनका कहते हैं जो इनका जब राज तिलक हुआ था वो वेरी इंटरेस्टिंग। 1925 में ये प्रोक्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि जो मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा एक ही धर्म है, दैट इज़ अ जस्टिस। मैं जस्टिस देने में कभी चूकूंगा नहीं। इनकी और कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने 144 न्यू स्कूल को एस्टैब्लिश किया था, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक साल में ही इन्होंने 144 है ना 144 जो है स्कूल्स का निर्माण किया था। एंड कहते हैं इनका जो कार्यकाली थी मतलब कि बहुत अच्छी थी। बड़ा मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करना, अपने मतलब कि बहुत काम किया इन्होंने, कंपलसरी कर दी इनको एजुकेशन। हमने पीछे पढ़ा था कि मिशन स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए थे और इसने कंपलसरी ही कर दी मॉडर्न एजुकेशन। जो है लोग स्कूल में ज़बरदस्त इनको बच्चों को जाने के लिए भेजा गया। उस टाइम पे इसने मॉडर्न एजुकेशन को कंपलसरी रिसीव करना बोल दिया। अब उनके स्कूलों को जबरी स्कूल भी कहा जाता था। अब 1927 में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन लगाई। अभी स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन क्या है कि क्या होता है कि स्टेट सब्जेक्ट बनाने के लिए इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसमें क्या होता था कि जो भी सब्जेक्ट जो थे वो हेरिडिटरी थे, मतलब कि राजा का बेटा और बेटा का फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा क्या कर रहा था, यहाँ पे अपना राजपाट चला रहा था, अपने हिसाब से जो काम कर रहा था वो कर रहा था। पर जो सत्ताधारी थे वही इसका लाभ उठा पा रहे थे, जो आम इंसान है वो उसका नहीं उठा पा रहे थे लाभ। इसीलिए इन्होंने 1922 में एक कमेटी बिठाई जिसमें ये बात की गई या इसके बारे में विचार किया गया था कि जो सब्जेक्ट डेफिनेशन है वो मिलनी ही चाहिए। और 1934 में अगर देखा जाए तो उन्होंने प्रजा सभा जो है वो बनाई गई। जैसे अभी लोकसभा होती है जहाँ पे बिल पास होते हैं, वैसे इन्होंने प्रजा सभा बनाई। इनकी जो पहली लेजिस्लेचर थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर तब प्रिंसली स्टेट थी, ब्रिटिश के अंडर काम कर रही थी, और इन्होंने पहली लेजिस्लेचर बनाई ब्रिटिश के अंडर रहते, दैट इज़ अ प्रजा सभा। प्रजा सभा में 3 डिपार्टमेंट्स थे।
1934 में ये प्रजा सभा बनी जिसमें 30 लोग नॉमिनेटेड थे, है ना। 33 इलेक्ट हो गए और 12 जो थे जो एक्स ऑफिस थे, जो पहले से ऑफिसर। अब टोटल मेंबर हमारे होते हैं 75। इसमें ये बहुत बड़ा योगदान है, जो इसी से जो है लेजिस्लेचर का कंसेप्ट आता है। फिर इसके बाद जो है एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशंस आते हैं, एग्रीकल्चर को रिलीफ मिलता है फार्मर्स के लिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके टाइम पे। और एक और टाइम एक बिल आता है जिसमें 1933 का बिल होता है, लैंड एलाइनेशन रेगुलेशन, जिसमें क्या होता है कि हेरिडिटरी क्या होता है कि लैंड जो है वो, अगर कि जॉइंट फैमिली है तो उसके 4 बेटे हैं तो चारों में लैंड क्या हो रही थी, बट रही थी। और अगर वो बाहर का है ना तो उसको भी लैंड दे दी जा रही थी। तो इसमें ये रिफॉर्म लाया था उसने लैंड एलिनेशन रेगुलेशन में, जिसमें लैंड को फ्रेगमेंट नहीं करना होगा और जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उस टाइम पे लैंड जो है उस टाइम पे जो है फेमाइन आ गया था, एग्रीकल्चर रिलीफ नहीं मिल रहा था एंड उस टाइम पे कोई वो भी नहीं था, है ना। तो फर्टिलिटी कम हो रही थी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, अपनी ज़मीनें को बेच रहे थे। और इसी के कारण इसको ना बेचे, ये ज़मीन यहीं पे रहे, इसलिए उन्होंने ये रेगुलेशन एक्ट लाया जिसकी की कंडीशंस रखी कि इसमें कोई भी दूसरा जो है होल्डर नहीं हो सकता, दूसरे स्टेट का होल्डर नहीं हो सकता, दूसरे को नहीं बेच सकते और सिर्फ 21 साल के लिए ही लीज पीरियड तक ही इनको मिला जाएगा और अगर 21 साल हो गए हैं तो उसको ज़मीन को वापस ले लिया जाएगा। इस तरह से ये जो लैंड एलिनेशन रेगुलेशन है ये हरी सिंह के टाइम पे आए। हरी सिंह के टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स आए जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। उसने पंचायत रेगुलेशन एक्ट भी लाया था, जिसमें 1935 में कश्मीर वैली में पंचायत रेगुलेशन लाया था, जिसमें क्या था कि पंचायत को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले पंचायत नहीं थी, उस टाइम पे पंचायत को कश्मीर में लाना वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। पावर बहुत लिमिटेड दी गई थी, इसमें यही ड्रॉबैक था कि अभी जितना डिसेंट्रलाइज हो गया है पंचायत, सभी पावर उसको दी गई है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। कोलैबोरेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट, जिस तरह से हरी सिंह चाहेगा उस तरह से लोग कैबिनेट जो है वो, मतलब कि प्रजा सभा डिसीज़न लेंगी, बिल्स लेंगी, उस तरह से ही इनको चलना होगा, कोलैबोरेट करना होगा। पावर्स बहुत कम दी गई थी, ये ड्रॉबैक था इस रेगुलेशन एक्ट का जो कश्मीर में लागू किया था। अगली अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने बनाया था धन देवी मेमोरियल फंड। धन देवी मेमोरियल फंड क्यों बनाया था? क्योंकि उस समय गर्ल्स इन्फेंटिसाइड बहुत पीक पे था, गर्ल्स को मारना, उसको ट्रैफिकिंग करना, इस तरह से लोग जो उस टाइम पे लोगों गर्ल्स को आगे बढ़ाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड उस टाइम पे गर्ल्स को लोग मार रहे थे क्योंकि बहुत गरीबी थी एंड फादर और डॉटर को, मतलब फादर चाहता ही नहीं था कि उसकी डॉटर हो। इस तरह से उसने क्या किया, धन देवी मेमोरियल फंड बनाया जिसमें क्या था, ये सुविधाएं दी गई कि 1 एकड़ जो है जिसकी भी बेटी होगी उसको 1 एकड़ लैंड दी जाएगी टू प्रोटेक्ट द गर्ल इन्फेंटिसाइड। एक लैंड जो है 1 एकड़ लैंड है जो फादर को दी जाएगी ताकि वो डॉटर अगर शादी करती भी है तो वो सेफ़र जगह रहे अगर अपनी ज़मीन में। ये 1 एकड़ जो ज़मीन है वो गर्ल्स को दी जाती थी ताकि फादर इंश्योर हो जाएगी उसके पास ज़मीन है रहने के लिए, वो खा सकती है पी सकती है। एक और बात हो रही थी, इन्फेंटिसाइड तो हो रहा था, उसी टाइम पे जो है मैरिज के टाइम पर भी इन्हें सपोर्ट करे ताकि मैरिज उस टाइम पे मैरिज नहीं होती थी, अगर पिता के पास पैसे नहीं है तो मैरिज नहीं करते थे और उनको मार दिया जाता था। टू प्रोटेक्ट मैरिज बची रहे, इसीलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो हमने DDL आगे पढ़ा उसमें इसने ये बताया था कि 3 कैटेगरीज बनाई थी जिसमें ऑर्फन गर्ल थी, नो फादर स्टिल मदर अलाइव, जिसका पिता नहीं है सिर्फ माँ जिंदा है, या जिसके दोनों ही क्या है जिंदा है पर वो BPL के अंडर आते हैं। इसने इस तरह से जो ट्रस्ट है वो बनाया था जिसमें ये ऑर्फन गर्ल्स को 200 रुपये, जिनके पापा नहीं थे उनको 150 रुपये और जिनके दोनों थे पर BPL के अंडर आते थे उनको 100 रुपये वो उस टाइम पे देते थे। उस टाइम पे ये पैसे बहुत होते थे और ये पैसे